एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सैंधव सभ्यता के पार्ट 5 में हम लोग जो इसमें बचे हुए फैक्ट्स हैं कृषि से संबंधित, सैंधव धर्म की स्थिति से शिल्प, उद्योग, व्यापार, इस पर चर्चा करेंगे। सैंधव सभ्यता की कृषि से हम प्रारंभ करते हैं। इनका मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। अब कृषि कर्म में इनके हम प्रमुख फसली साक्ष्यों को देखेंगे कि किन स्थानों से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें चावल हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बालू और रंगपुर से प्राप्त हुआ है। गेहूं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से। बाजरे का साक्ष्य सुरकोटदा से, सुरतुगही और हड़प्पा से। लहसुन के साक्ष्य हरियाणा के बालू से और सैंधव क्षेत्र से कपास, मेहंदी एवं अंगूर की प्राप्ति हुई है। हड़प्पाई सभ्यता के कृषि के बारे में हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है ये बाढ़ के मैदानों में, यानी बाढ़ जब उतर जाती थी सिंधु नदी की, तो उसमें बीज बो देते थे और अगली बार जब तक बाढ़ आती थी उसके पहले फसल को ये अपने काट लेते थे। क्योंकि इस क्षेत्र की उर्वरता का प्रमुख कारण जो है सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ थी। लेकिन जो सिंधु नदी थी वो मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ बाढ़ मिट्टी बहा कर लाती थी बाढ़ में, और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी। कृषि के अलावा हम यहाँ पशुपालन के भी साक्ष्य देखते हैं। पशुपालन में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ये सूअर पालते थे। कुबड़ वाला फाड़ का विशेष स्थान था, ये विशेष प्रिय था। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र इसके मिले हैं। कुत्ता और बिल्ली दोनों के निशान मिले हैं। हाथी का ज्ञान भी हड़प्पाई लोगों को था। इसमें कुछ नोट करने वाली विशेष चीज़ें हैं, जैसे गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी। कुल 9 फसलों का ज्ञान था और ईख की फसल से ये अनजान थे। अब जब कृषि की व्यवस्था थी तो कृषि में हम ये देखते थे कि सिंधु नदी के बाढ़ के मैदान के अतिरिक्त भी सिंचाई साधन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब सिंचाई साधनों के साक्ष्यों में सोरतुगही से नहर का साक्ष्य मिला है अफगानिस्तान में। धौलावीरा से शैलकृत जलकुंड का मिलना, बनावली एवं राखीगढ़ी से भी कुओं का साक्ष्य प्रतिवेदित है। इसके बाद हड़प्पा के शिल्प और उद्योग को हम देखेंगे। देखिए, सैंधव नगर में नगरीकरण था, और नगरीकरण था तो इसका मतलब ये था कि विकसित नगर थे तो धनी वर्ग भी था, और धनी वर्ग जब होगा उपस्थित तो वहाँ शिल्प और उद्योग दोनों का विकास होगा। सैंधव नगरों में कच्चे माल और प्राकृतिक कच्चे माल ये बाहर से आयात कर लेते थे और उसके बाद ये शिल्प में कार्य करते थे। शिल्प में आप देखेंगे कि सूत की कताई, बुनाई और कढ़ाई प्रचलित थी। कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। हड़प्पाई लोग नाव बनाने का भी काम करते थे। आभूषणों के निर्माण में भी दक्ष थे। आपने देखा था जब हम साक्ष्य आपको बता रहे थे तो मोहनजोदड़ो से ईयररिंग्स भी मिली थी, तो आभूषणों के निर्माण में ये दक्ष थे। चन्हुदड़ो और लोथल से मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। हाथी दांत एवं हड्डी के बने उपकरण भी मिले हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। बालाकोट एवं लोथल से सीप उद्योग की प्राप्ति हुई है। अब इनका हम व्यापार एवं वाणिज्य देखेंगे। व्यापार एवं वाणिज्य में आपको एक बात बता दें कि सैंधव नगरों में कच्चे माल एवं प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था। ऐसे में भारत के अंदर से एवं ज़रूरत पड़ने पर बाह्य देशों से भी ये आयात करते थे। अब उनकी हमने एक लिस्ट बनाई है कि किन क्षेत्रों से, भारत के अंदर और भारत के बाहर, इन 2 जगहों से ये कौन कौन चीज़ें मंगाते थे। जैसे कर्नाटक के कोलार से ये सोना, अजमेर से सीसा, राजस्थान से गणेश्वर की खेतड़ी की खानों से तांबा, गुजरात से मनका बनाने हेतु गोमेद, कश्मीर एवं कठियावाड़ से देवदार की लकड़ी, अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि, तुर्कमेनिस्तान से जेड और ओमान से मोती, तांबा और क्लोराइड के पात्र। देखिए, वाणिज्य व्यापार को अगर हम प्रेरित करने वाले कारकों को देखें तो चूंकि हड़प्पाई शिल्पियों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी, तो कच्चे माल के लिए इनको आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार करने पड़ते थे। दूसरी बात, नगरीकरण में जो धनी वर्ग था तो विलासिता की वस्तुओं के लिए भी इनको जो शिल्प में ज़रूरत थी वो भी करना पड़ता था। लेकिन एक बात ये तय थी कि जो इनका व्यापार था वो सैंधव सभ्यता के पक्ष में था, क्योंकि तभी ये उन्नत नगर स्थापित हो पाए थे। अब बाह्य व्यापार जो ये बंदरगाहों से करते थे, इनका आंतरिक व्यापार था। जो आंतरिक व्यापार इनका स्थल मार्ग का था उसको हम आगे देखेंगे। बाह्य व्यापार इनके बंदरगाह नगर थे जो नदियों पर स्थित थे। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे भगत राव नगर है वो किम नदी पर, मेघम नर्मदा, प्रभास पाटन हिरण्य नदी पर, लोथल
साबरमती एवं भोगवा के संगम पर, कुंतासी फुल्की नदी पर, सुतका गेंडोर दास्क नदी पर, सुतका के सादी कौर नदी पर, बालाकोट बिंदार नदी पर। भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं जो थीं उसमें तांबा, हाथी दांत, खजूर, आबनूस की लकड़ियाँ, मोर पक्षी और कार्नेलियन के मनके और कपास। हमने कार्नेलियन के मनकों में आपको बताया था कि मैके महोदय ने इनकी खोज की थी। स्थल मार्गी जो यातायात था वो पशुओं के माध्यम से होता था। जो स्थल मार्ग के व्यापार था वो पशुओं के माध्यम से होता था। पोत निर्माण और नावों से जो बाह्य व्यापार समुद्री मार्गों से होते थे वो पोत निर्माण और नावों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नावों का चित्र अंकित है। सिंधु लोगों का बाह्य व्यापार आप देखेंगे तो मध्य एशिया से, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया और मिस्र से प्राप्त होता था। मिस्र से भी इनका व्यापार था। और आपको बताएं अफगानिस्तान के फुर्तुगही में इनका जो है व्यापारिक केंद्र स्थित था। अफगानिस्तान का जो फुर्तुगही था उसमें व्यापारिक केंद्र इनका स्थापित था। वाणिज्यिक बस्ती इनकी यहीं पर स्थापित थी। अब लास्ट में हम देखेंगे सिंधु समाज की धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति के मूल्यांकन के दो बिंदु होते हैं, क्रियात्मक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में हम उनका कर्मकांड देखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान की पद्धतियाँ देखते हैं। सैद्धांतिक पक्ष में हम उनकी दार्शनिक मान्यताओं को देखते हैं। लेकिन चूंकि इनकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, तो जब लिपि पढ़ी नहीं जा सकी तो इनकी जो दार्शनिक मान्यताएं हैं उसके बारे में हम लोगों को प्राप्त जानकारी नहीं हो पाई। इसलिए इनका जो क्रियात्मक पक्ष है, कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान, उस बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें पहले हम मातृशक्ति की पूजा का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है। हड़प्पा की मोहर पर स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि महिलाओं को प्रजनन के रूप में या महिलाओं को इस शक्ति के रूप में दिखाया गया है कि वो नई जनरेशन को बढ़ा सकती हैं। तो मातृशक्ति की पूजा का साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनावली से नारी मूर्तियां भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। हम जब सिंधु समाज को देख रहे थे तो उसमें यह था कि मृण मूर्तियां नारियों की ज़्यादा पाए जाने से हम सिंधु समाज के मातृसत्तात्मक होने के प्रमाण को की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इतिहासकार उस पर एकमत नहीं है। पुरुष देवता में आप देखेंगे सेलखड़ी की पशुपत की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अन्य धार्मिक विश्वासों में देखेंगे पीपल की वृक्ष पूजा, एक सींग वाले जानवर या कुबड़ वाले फाण का पशु पूजा की जाती थी। कुबड़ वाले फाण की मोहरें बहुत प्राप्त हुई हैं। दूसरी बात नाग पूजा का साक्ष्य है। लोथल से ताबीज प्राप्त हुए हैं। तो ताबीजों के प्राप्त होने से ये लगता है कि भूत प्रेतों में इनका विश्वास था और ये अंधविश्वास जैसे कर्मकांडी अंधविश्वास भी प्रचलित थे। लोथल में स्वास्तिक चिन्ह के भी अवशेष मिले हैं। लोथल, कालीबंगा एवं संघोल से अग्निकुंड का मिलना यज्ञ के माध्यम से उपासना का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यज्ञ के माध्यम से जो उपासना का साक्ष्य प्राप्त होता है उससे ये भी पता चलता है कि मतलब दो वर्ग था। एक पुरोहित वर्ग था जो यज्ञ कराता रहा होगा और दूसरा वर्ग था जो उसमें यजमान बनकर उस यज्ञ में भाग लेता रहा होगा। तो कुल मिला के ये कृषि अधिशेष के वितरण की भी एक व्यवस्था होती थी कि यज्ञ के माध्यम से इस तरह का वितरण हो। कालीबंगा में घरों से वृत्ताकार अग्निकुंड भी